दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, माता वैष्णो देवी ने किसका वध किया था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है ब्राह्मण की चतुराई और एक काशी के विद्वान ब्राह्मण तथा राजा की चिंता। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही विशाल नगर था। वहां के राजा और उनकी प्रजा बहुत ही सुख से रह रही थी। उस राजा के दरबार में एक दिन काशी से पढ़कर एक विद्वान आया। राजा ने उसका समुचित स्वागत किया और उसे आसन दिया। विप्र श्रेष्ठ, राजा ने कहा, आप जैसे विद्वान के चरण हमारे राज्य में पड़े, यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कुछ दिन हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और अपने ज्ञान से हमें और हमारी प्रजा को लाभान्वित करें। राजन विद्वान ब्राह्मण बोला, मैं काशी के प्रसिद्ध गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त हूँ। समस्त वेद, शास्त्र और पुराण मुझे कंठस्थ हैं। इस समय मैं एक विशेष प्रयोजन से यात्रा पर निकला हूँ। यात्रा विद्वानों के ज्ञान का प्रसार का माध्यम होता है, शास्त्री जी। परंतु प्रत्येक यात्रा पड़ाव चाहती है। आप कुछ दिन हमें भी सेवा का अवसर दें। इससे पूर्व आप मेरा प्रयोजन जान ले महाराज। बताइए विप्र श्रेष्ठ, मैं काशी से पूर्ण शिक्षित होकर निकला तो मुझे मार्ग में एक कथावाचक विद्वान सभा के बीच राम चर्चा करते मिले। मैंने उनसे 3 प्रश्न कर डाले। उनसे एक का भी जवाब ना दिया गया। ज्ञान तो उनका सीमित था, किंतु क्रोध उनमें असीमित था। उन्होंने एक का भी जवाब ना दिया। वह लज्जित होकर भरी सभा में क्रोधित हो उठे और बोले, हे विद्वान, मैंने माना कि आपके पास ज्ञान का प्रचुर भंडार है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं। इस पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक विद्वान है। जिस दिन आपको स्वयं से उत्तम मिलेगा, उस दिन आपका ज्ञान बगले झांकता रह जाएगा। शास्त्री ने बताया। विप्रवर, उस कथावाचक की यह बात तो सत्य है कि संसार में एक से एक उच्च कोटि के विद्वान हैं। राजा ने कहा, परंतु मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैंने समस्त शिक्षाएं पूर्ण की हैं और मैं पूर्ण विद्वान हूँ। मेरे समकक्ष विद्वान हो सकते हैं, परंतु मुझसे अधिक विद्वान कोई नहीं मिलेगा। शास्त्री अहंकार से बोला, और मेरी यह यात्रा उसी विद्वान की खोज में है। मैं घोषणा करता हूं कि जो विद्वान मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, मैं उसका शिष्य हो जाऊंगा, अन्यथा उसे मेरा शिष्यत्व स्वीकार करना होगा। आप जैसे विद्वान का शिष्य बनना भी सौभाग्य होगा। राजन, मैं आपके समस्त राज्य के विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए ललकार रहा हूँ। यदि मैं पराजित हो जाऊं तो मैं आपका दास बनकर रहूंगा, और यदि मैं विजयी रहा तो इस राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मुझे मिलेगा। विप्रवर, आप ज्ञान के अहंकार में हैं। अहंकार विद्वानों को शोभा नहीं देता। अहंकार से ज्ञान का नाश हो जाता है। ज्ञान का प्रदर्शन ही विद्वान की शोभा है। क्या यह राज्य विद्वानों से विहीन है? क्या मेरी चुनौती स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं है किसी में? अब तो राजा भी क्रोधित हो उठे। उन्हें अपने राज्य के विद्वानों पर विश्वास था। चुनौती स्वीकार कर ली गई। शास्त्रार्थ शुरू हो गया। दरबार में उपस्थित विद्वान बारी बारी से शास्त्री जी से भिड़े, पर शास्त्री के ज्ञान के समक्ष कोई न टिका। अब तो महाराज को भी चिंता सताने लगी कि वास्तव में मेरे राज्य में कोई ऐसा विद्वान नहीं जो उस गर्वीले शास्त्री को पराजित कर सके। और दूसरे दिन भी शास्त्री को कोई पराजित न कर पाया। फिर तो महाराज ने सारे राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी उस शास्त्री को पराजित करेगा, उसे भरपूर पुरस्कार सहित दरबार में विशिष्ट पद प्राप्त होगा। उसी नगर में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक अनपढ़ ब्राह्मण रहता था। यह बात उस गांव तक भी पहुंच गई। उस ब्राह्मण का नाम गंगू था।
भाई, हमारे गांव के विद्वान तो गंगू जी हैं। इन पर माँ काली की विशेष कृपा है। यही उस शास्त्री को हराकर हमारे राज्य का सम्मान बचा सकते हैं। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। गांव के एक वृद्ध ने कहा। अरे हाँ, गंगू ने कभी विद्यालय का मुख नहीं देखा। दूसरे ने कहा, और वह शास्त्री काशी से पढ़कर आया है, दाल नहीं गलेगी। कैसे बात करते हो? गंगू का ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं है, वह तो माँ काली की कृपा से जन्मजात विद्वान है। देख लेना, गंगू यदि शास्त्री से भिड़े तो शास्त्री की बोलती बंद हो जाएगी। भेज दो उसे। फिर सारा गांव मिलकर गंगू के घर पहुंचा। काका, कहाँ काशी का विद्वान और कहाँ मैं? गंगू ने कहा। गंगू बेटा, हमारा विश्वास है कि तुम अवश्य ही जीत जाओगे, और वैसे भी हमारे देश का सम्मान संकट में है। तुम्हें आगे बढ़कर प्रयास करना चाहिए। माँ भगवती की कृपा से यह तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है। ठीक है काका, यदि आप ऐसा कहते हैं तो ऐसा ही होगा। मैं आज ही राज दरबार के लिए जा रहा हूँ, गंगू ने कहा और तैयारी शुरू कर दी। फिर वह उस राज्यसभा में पहुंचने के लिए चल पड़ा। 2 दिन के सफर के बाद वह राज दरबार पहुंचे और राजमहल के सामने जा डटे। उन्होंने पहरेदार को अपने पधारने का प्रयोजन बताया। भैया, पहरेदार निराशा से बोला, वह शास्त्री बड़ा विद्वान है और लगता है कि हमारे देश का सम्मान नहीं बचेगा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है कि विद्वानों की बोलती बंद हो जाती है। ऐसी बात मत सोचो मेरे भाई। हमारा देश ज्ञान की भूमि है। इस मिट्टी के कण कण में ज्ञान है। वह शास्त्री यहाँ से पराजित होकर ही लौटेगा। मुझे अपनी माटी पर पूर्ण विश्वास है। भाई, हमारे महाराज इन दिनों बड़ी चिंता में हैं। महाराज से जाकर कहो कि मुझे शास्त्रार्थ की आज्ञा दें। पहरेदार ने उसे वहीं रोका और दरबार में सूचना भेजी। गंगू को अंदर भेजा गया। अभी अभी शास्त्री ने एक विद्वान को पराजित किया था और अपनी जीत पर बड़े ही मोहक ढंग से मुस्कुरा रहा था। गंगू अभी अभी पहुंचे थे। महाराज की जय हो। मेरा नाम गंगू है। मैं आपकी प्रजा का ही एक हिस्सा हूँ। आपकी कृपा से मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, और उसी ज्ञान के विश्वास पर मैं इन परम विद्वान ब्राह्मण से शास्त्रार्थ करने की आज्ञा चाहता हूँ। राजा ने साधारण वेशभूषा वाले देहाती को देखा और धीरे से स्वीकृति दे दी। उन्हें नहीं लगता था कि यह साधारण देहाती भी कुछ कर पाएगा। गंगू शास्त्री के सामने वाले आसन पर जाकर जमकर बैठ गए। शास्त्री महाराज मुस्कुराए। उनके मुस्कान में उपहास का भाव था, जैसे कह रहे हों कि यह मुंह और मसूर की दाल। तो शास्त्री जी आप हैं, वो प्रकांड विद्वान जो हमारे देश को शस्त्रों से नहीं शास्त्रों से पराजित करने का दुस्साहस कर रहे हैं। गंगू बोले। शास्त्री जी हड़बड़ाए। अभी तक किसी ने एक प्रकार की भेद भरी बात उनसे कही जो नहीं थी। स्वयं राजा भी सचेत हो गए और एक हल्की सी आशा की किरण उनके मुख पर चमकी। शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाओ जवान, शास्त्री तिलमिलाया। मैं तो तैयार हूँ भगवन, गंगू जी मुस्कुराए। तो फिर मैं प्रश्न करूं? विद्वान महोदय, गंगू ब्राह्मण बोला। आप तो 4 दिन से प्रश्न ही कर रहे हैं। विद्वान केवल प्रश्न ही नहीं करते बल्कि उत्तर भी देते हैं। इस बार तो शास्त्री और भी हड़बड़ा गया। राजा अनायास ही ताली बजा उठे। उस देहाती ने शास्त्री को विचलित कर दिया था। तुम्हारा क्या अभिप्राय है? शास्त्री ने पूछा। महोदय, मैं आपसे प्रश्न करने की आज्ञा चाहता हूँ। इसमें आज्ञा कैसी? महाराज ने बीच में कहा। शास्त्रार्थ में प्रश्न और उत्तर ही होते हैं। तुम अपने प्रश्न करो। शास्त्री जी प्रकांड विद्वान है। इन्होंने समस्त वेद और शास्त्र पढ़े हैं। अब शास्त्री जी शंकित हो उठे। अभी तक उन्होंने प्रश्न ही किए थे। आज पहली बार उनके सामने प्रश्न करता आया था। जाने कैसे प्रश्न करेगा। है तो महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि बुद्धि का प्राकाट्य कहाँ है? साधारण और बकवास सा प्रश्न है। मस्तिष्क से बुद्धि प्रकट होती है, शास्त्री ने आराम से कहा। नहीं महाराज, बुद्धि का प्राकाट्य होठों से होता है, गंगू ब्राह्मण बोला। यदि होठ ना खुले तो बुद्धि का प्रकटन कैसे होगा? दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी।
शास्त्री जी का मुंह उतर गया। देहाती का प्रश्न और उत्तर दोनों ही सटीक थे। महाराज ने गर्व से गंगू की ओर देखा। महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि बुद्धि का आहार क्या है? शास्त्री जी चकरा गए। बुद्धि कब से खाने लगी? यह क्या बेतुका प्रश्न है? बुद्धि के पेट ही कहाँ होता है? शास्त्री चिल्लाया। नहीं महोदय, फिर भी बुद्धि समय को खाती है। समय ही बुद्धि का आहार होता है। आप 4 दिन से बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या बुद्धि ने 4 दिन का समय नहीं खाया? गंगू बोले। सभा एक बार फिर करतल ध्वनि कर उठी। शास्त्री का मुंह देखने लायक था। प्रश्नकर्ता साधारण दिखता था, किंतु प्रश्न असाधारण थे। अब मेरा अंतिम प्रश्न है कि मेरी बुद्धि का मूल्य क्या है? गंगू जी ने अंतिम प्रश्न किया। शास्त्री जी चकराकर अपना सर खुजलाने लगे। इससे स्पष्ट था कि उस प्रश्न का भी कोई उत्तर उनके पास नहीं था। बुद्धि का कोई मूल्य कैसे आंक सकता है, और वह भी किसी और की बुद्धि का? महाराज, आज्ञा हो तो मैं अपने इस प्रश्न का उत्तर दरबार के साधारण से दरबारी से दिलवाऊं, ताकि शास्त्री जी को यह भ्रम न रहे कि हमारे देश में विद्वानों की कमी है। अति उत्तम। राजा प्रसन्न हो उठे। आज्ञा है। गंगू ने वही प्रश्न एक साधारण दरबारी से किया। महाराज, इनकी बुद्धि का मूल्य तो आज बच्चा बच्चा जानता है। दरबारी ने कहा। इन्होंने अपनी बुद्धि से शास्त्री जी का यह भ्रम तोड़ दिया कि इनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। अब यह विजेता हैं और विजय का मूल्य ढेर सारे पुरस्कार और दरबार में विशिष्ट पद के रूप में इन्हें प्राप्त होगा। अवश्य अवश्य। वाह युवक, तुम वाकई विद्वान ही नहीं, चतुर भी हो। हम आज से तुम्हें अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त करते हैं और तुम्हें ढेर सारा पुरस्कार देते हैं, राजा ने प्रसन्नता से कहा। उधर शास्त्री जी अपना पोथी पत्रा समेट कर चलने को हुए तो गंगू ने हाथ जोड़कर मार्ग रोका। शास्त्री जी, आप परम विद्वान हैं। मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं कि मैंने ज्ञान से नहीं तुक्के से आपको पराजित किया है। अतः आप मन में ग्लानि न रखें। आप हमारे पूज्य हैं। शास्त्री जी की आंखें खुल गईं। गंगू विद्वान भी थे और सज्जन हृदय भी। शास्त्री जी का गर्व चूर चूर हो गया। गंगू उस दरबार के सम्मानित पद पर आसीन हुए। उन्हें महाराज ने यह भी सुविधा प्रदान की कि वह जब चाहे दरबार आ सकते हैं, और वे ढेर सारा पुरस्कार लेकर अपने गांव को लौट गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।